नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले ताज नगरी आगरा की। बंगाल के मुख्यमंत्री बयान पर अब उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने साधा निशाना। बंगाल में फैली है अराजकता, कानून व्यवस्था ठप। बबीता की तरफ से ये बयान सामने आया। जब महिला होकर प्रदेश की मुख्यमंत्री महिलाओं और युवतियों को रात में ना निकलने की सलाह दे तो कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठना लाजमी है। उत्तर प्रदेश में महिला अपराध पर नकेल कसी गई है। महिलाओं से छेड़छाड़ या अन्य अपराध करने पर होती है सीधे कार्रवाई। उत्तर प्रदेश की तुलना बंगाल से करना बिल्कुल गलत है, ये महिला के द्वारा कहा गया है। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी क्योंकि वो बयान मैंने भी पढ़ा है कि ममता बनर्जी अगर कुछ कह रही हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि वहाँ आए दिन इस तरह की घटना घटित होती है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा एक जो मैंने आज पढ़ा कि मुझे बड़ा आश्चर्य वाली बात लगी कि उसमें की जो लड़कियां हैं वो रात में घर से ना निकले। तो क्या मैं उनसे पूछ सकती हूँ, वो महिला होने के नाते मुख्यमंत्री उस प्रदेश की हैं, क्या वो घर से बाहर निकलती है या नहीं निकलती है? और वो जब इतनी गारंटी के साथ कह रही है कि महिलाएं अगर घर वहां से निकलती हैं अपने घर से बाहर या कहीं बाहर जाती हैं तो वो सुरक्षित नहीं है, तो सोचिए कि वहां कितना अराजकता का माहौल है वहां, क्योंकि वहां लड़कियां सेफ है ही नहीं। वहां तो दिन रात में, क्या दिन में सेफ नहीं है लड़कियां? तो वहां तो ये आए दिन काम ऐसे होते रहते हैं कि किसी का गैंग रेप हो गया, कुछ हो गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि इस वक्त ममता बनर्जी के खुद के हाथ में उनकी खुद के स्टेट की लगाम नहीं है। अगर मैं बात करूं और सारे राज्यों की, तो देखिए, अगर मैं उत्तर प्रदेश पे बात करती हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश की आज बात यह है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि महिलाओं के पे कोई आंख उठा के देखे। आज अगर उत्तर प्रदेश में कहीं क्राइम है, और क्योंकि मैं इतनी सारी सुनवाई कर रही हूँ, आप देख रहे हैं कि इतनी भीड़ लगी हुई है, कोई एक क्राइम ऐसा नहीं है जिसमें सड़क में छेड़छाड़ हुई हो या किसी के साथ सार्वजनिक रूप से कोई बदतमीजी हुई हो। ये जो अगर उत्तर प्रदेश में कोई क्राइम है तो वो क्राइम है जो घर के अंदर का क्राइम है, जिसके घर के अंदर के क्राइम को ना आप रोक सकते हैं, ना मैं रोक सकती हूँ, ना मुख्यमंत्री जी रोक सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि घर के अंदर जो गेट के अंदर क्राइम हो रहा है वो तब पता चलता है जब क्राइम हो जाता है, तब बाहर आता है। तो ये मारपीट की घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन अगर किसी और किससे मैं क्या ही उत्तर प्रदेश की तुलना कर सकती हूँ, तो उत्तर प्रदेश जितना अच्छा है और जितनी उसमें सुरक्षा की दृष्टि से आए दिन आप देखते हैं कि त्योहार भी होते हैं। अभी किसी ने पूछा मुझे कि त्योहारों पे क्या सुरक्षा है, आप देख सकते हैं कहीं भी जाके कि हमारा प्रशासन पूरी तरह से तैनात है, कहीं भी किसी के लिए। हालांकि वैसे तो मैं कहूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी की तरफ नजर उठा के देखें, पर ऐसा भी है कि अगर नजर उठा के देखेंगे तो वो बच भी नहीं पाएगा। ये भी आपके सामने बहुत सारे प्रूफ है ऐसे। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश में हमें ऐसा नेतृत्व मिला हुआ है। तो बंगाल देश जैसे देशों की क्या ही बात, प्रदेशों की क्या बात करेंगे हम? तो वहां तो कोई सोचने का कोई विषय नहीं है, वहां तो आए दिन इस तरह की घटना होती रहती है। आगरा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान जी के द्वारा जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण करते हुए इमरजेंसी डिपार्टमेंट, फीमेल सर्जिकल वार्ड, हड्डी विभाग और ओपीडी का निरीक्षण किया गया और मरीजों और उनके तीमारदारों से बात भी की गई। बाहर से दवा खरीद, अस्पताल में मरीजों को दिया जाने वाला खाना आदि के बारे में पूछताछ की गई। अध्यक्ष महोदया ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड, सर्जरी वार्ड, महिला बच्चों के वार्ड, डायलिसिस भवन सहित संपूर्ण परिसर का भ्रमण कर जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। देखिए, देखने को तो सब ठीक ही है, क्योंकि ओपीडी यहाँ बहुत हो रही है, रोज 500-600 ओपीडी होती है। तो मुझे लगता है कि कुछ तो एक स्पेस कम है, कुछ एक डॉक्टर्स की कमी है। जो थोड़ी बहुत कमियां मिली तो वो शायद ये वजह भी है, क्योंकि इतने सारे लोगों को देखना, इतने सारे लोगों का कि जो ऑपरेट वाले भी हैं, जो हड्डियों वाले भी हैं, जो सभी तरह के यहाँ मरीज हैं, तो शायद ये प्रॉब्लम है। बाकी ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम तो यहाँ नहीं थी कि जिसको मैं ये कह सकूँ कि बहुत प्रॉब्लम थी। तो अल्ट्रासाउंड और एक्सरे बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ, तो लगता नहीं कि मशीनें बढ़ाने की जरूरत हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है। मैंने कहा भी है डॉक्टर से कि ये अपनी रिक्वायरमेंट को भेजे वहाँ से, कि जब इतने लोग अगर 10-10 दिन की डेट देनी पड़ रही है, तो ये भी तो गलत बात है ना कि कभी कोई किसी को इमरजेंसी और उसको आप 10 दिन के दोगे तो उसे कैसे संतुष्ट कर पाएंगे? तो मुझे लगता है कि अब सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है सारे हॉस्पिटलों में, और सब में बहुत प्रॉपर बजट आ रहा है, सारी चीज़ें हैं। बस अगर या तो इनके कहीं न कहीं अप्रोच करने में या इनके कोई रिक्वायरमेंट में ऐसा है, अदरवाइज़ ये नर्सिंग स्टाफ पूरा है। और स्पेस अगर बढ़ाएगा, न्यू बिल्डिंग्स बनेंगी, तो मुझे लग रहा है कि जमीन भी है काफी सारी यहाँ देखने को, तो मुझे लगता है कि स्पेस तो बढ़ ही जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ओपीडी है, बहुत सारे मरीज हैं यहाँ। और खासतौर से आपने महिला मरीजों से बात की, तो क्या निकल के आया, उनकी क्या सोच रही है जिला अस्पताल में? नहीं, मुझे लगा कि सब संतुष्ट है। हाँ, किसी को कोई परेशानी नहीं है, सबका अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है, अच्छे से देखभाल हो रही है, कम डॉक्टर्स की भी उसमें, लेकिन सबका ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है। एक मरीज ने शिकायत की डॉक्टर 3 दिन से मुझे देखा। हाँ, एक मरीज ने शिकायत की कि वो नहीं, उनको 3 दिन से देखना है, और वो मैंने देखा भी उसको, और ये सच बात है। तो उसको इन्होंने माना भी, डॉक्टर ने देखा है कि उसको मैं देखता हूँ कि कौन डॉक्टर है और किसने नहीं देखा उसको 3 दिन से। हालांकि जब वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं तो वो पुरानी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जब वो उसका ऑपरेशन होने से पहले की रिपोर्ट थी। तो निश्चित रूप से वो एक मेजर
यहाँ जो उनका फॉल्ट है वो है कि 3 दिन से अगर ऑपरेशन का मरीज पड़ा हुआ है और यहाँ उसको नहीं देखा गया तो देखेंगे। अब उसमें सीएमओ साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, हेड हैं आप। तो वही सुल्तानपुर से अगली खबर, लखनऊ जोन के डीजी सुजीत पांडे आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों और व्यापारी नेताओं के साथ नगर क्षेत्र में पैदल गश्त की, साथ ही व्यापारियों और छात्राओं से मुलाकात कर उन्हें जागरूक किया। मीडिया से रूबरू होते हुए डीजी सुजीत पांडे ने कहा कि पैदल गश्त का उद्देश्य है कि पुलिस और पब्लिक सब साथ है। पैदल गश्त से बदमाश और मंचलों में भय रहता है। वहीं उन्होंने आज सुबह जहसीपुर कोतवाली क्षेत्र के मियानगंज में पटाखा व्यवसायी के यहां पर विस्फोट होने की घटना पर उन्होंने कहा कि उनका लाइसेंस बना हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उनके मानक से भी ज्यादा का विस्फोट रखा हुआ था, जिसके चलते ये घटना हुई है। प्रतिदिन हम फुट पेट्रोलिंग करते हैं पुलिस वाले, और इसका एक बहुत बड़ा पर्पस ये होता है कि लोगों में ये कॉन्फिडेंस आए कि पुलिस और पब्लिक सब साथ है। आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि व्यापार मंडल के बहुत सारे सदस्य हमारे साथ घूम रहे हैं और हमें बड़ी अच्छी चाय भी पिलाई है इन्होंने। और पर्पस ये होता है कि शाम के समय पुलिस जब गश्त करती है तो फिर लोगों को भी यह भरोसा होता है कि पुलिस हमारे साथ है, और जो बदमाश होते हैं या छेड़खानी करने वाले शोधे होते हैं इनमें एक डर पैदा होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, शासन, डीजीपी साहब हमेशा इस बात को एम्फसाइज कर रहे हैं, यह गश्त बहुत हो, मिशन शक्ति चल रहा है हमारा, तो उसी के तहत आज सुल्तानपुर में यह फुट पेट्रोलिंग चल रही है। एक घटना मॉर्निंग में घटी है जिसमें लाइसेंस व्यक्ति था, पर उसने जितना उसे रखना चाहिए था पटाखा उससे अधिक रखा हुआ है। उसमें कार्रवाई की जा रही है और कोशिश यह की जा रही है कि जितने भी अवैध रखे हों, इसके पास तो लाइसेंस था पर हमारी रेट्स बहुत चल रही हैं। आपको मैं बता सकता हूं कि जोन में अब तक हम लोगों ने बहुत अधिक क्विंटल्स, लगभग 30 क्विंटल इस तरह के एक्सप्लोसिव्स जो हैं वह बरामद कर लिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 3-4-5 दिनों में। पर यह कार्रवाई हमारी चलती रही। तो बदायूं के कादर चौक थाना क्षेत्र के गांव घटियारी का रहने वाला 25 साल का सुफाली पुत्र रुस्तम कल सुबह से ही गांव के अजय पाल के यहां पे नवनिर्माण मकान की नींव खोदने का काम कर रहा था, जिसके बाद दोपहर तक मजदूरी का काम किया गया। उसके बाद वो घर आया और पड़ोस के गांव बूढ़ा भरदौल सब्जी लेने साप्ताहिक बाजार चला गया। साप्ताहिक बाजार करने के बाद वो घर आया और उसके बाद 8 बजे खाना खाने के लिए बैठा, तभी अनजान का फोन आया। फोन आते ही सोफाली खाना छोड़कर चला गया। पत्नी से बोला कि मुझे फोन आ गया है, मैं किसी के धान की फसल उठाने जा रहा हूं। देर रात तक मैं वापस जब वो नहीं आया तो परिजनों ने रात में उसकी खोजबीन शुरू कर दी, मगर उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चल पाया था। फिर उसके बाद सोफाली का नग्नावस्था में शव पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मुझे भाई की मौत हुई है कल दोपहर तक, तो इन्होंने दूसरे की मजदूरी करी। बाकी बाद में दोपहर के बाद में बाजार गए, अपनी साग सब्जी लेके आए, फिर घर पे आए गए, कश भुक हो गए, रात 8 बज गए। तो उधर से उन लोगों ने फोन करो तो ये छोड़ के खाना चले गए। वहाँ लाल सिंह नाम का है, उसने बताई टॉर्च डाली, उसके धान पर है वहाँ अटके, तो 1000 रुपये लगाओ जो धान बांधना है। तो टॉर्च लगाई, बेजा कह रहे हैं खाना हमने बैटरी डाली तो भागो, तो फिर ना बता रहे हैं आगे। तो बदायूं खाद्य विभाग ने दिवाली पर्व पर छेना मिठाई खपाने के लिए जिला संभल से लाते हुए पकड़ लिया। खाद्य विभाग की जांच में सामने आया है कि ये छेना मिठाई करीब 21 क्विंटल है और खपाने के लिए जिले के दातागंज क्षेत्र में जा रही थी। खाद्य विभाग को पूरी जानकारी मिली और एक गाड़ी को पकड़ा जिसमें 21 क्विंटल मिठाई बरामद की गई। देखिए, आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं जिलाधिकारी महोदय बदायूं के आदेश के क्रम में स्थान बराही दातागंज स्थित वाहन को रोककर चेकिंग की जा रही थी और सुराकसी के आधार पर सूचना मिली थी कि जनपद संभल से निर्मित छेना मिठाई जो दूषित कंडीशन में निरीक्षोपात पाई गई, वो जनपद बदायूं में बिक्री हेतु लाया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन की टीम द्वारा उसको पकड़ा गया और जिसमें लगभग 21 क्विंटल दूषित छेना मिठाई थी और उसका एक नियमानुसार नमूना संग्रह किया गया और मौके पर उसको नियमानुसार नष्ट कराया गया है, जिसका अनुमानित 2,52,000 था। अच्छा सर, ये दीपावली का पर्व चल रहा है तो आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी क्या? आगे भी दिनांक 8 तारीख से ही आयुक्त महोदया एवं जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार
टीम मेरी सतत एकदम भ्रमण कर रही है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में। आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। आज भी अभी टीम मेरी बिसौली तहसील में गई है, जहां सरसों तेल का भी नमूना संग्रह किया गया है। लगभग 35,000 का सीज भी किया गया है। कुल 8 नमूने आज संग्रहित किए गए हैं, जो खाद्य प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। जांच उपरांत खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अग्रिम विधिक कार्रवाई संचित होगी। तो वहीं बदायूं में किसान की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। किसान का खेत में पड़ा मिला अर्धनग्न अवस्था में शव। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये पूरा मामला कादर चौक थाना क्षेत्र के घटियारी गांव का बताया जा रहा है। तो जिले में खेत जाते समय पेड़ से टकराई बाइक, युवक की मौत। खेत पर काम करने जा रहे युवक की बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हादसा गुरुवार सुबह बिसौली कोतवाली क्षेत्र के दबतोरी रोड स्थित कोल्ड स्टोर के पास का है। पुलिस ने शव को लेकर कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अगली खबर भी आपको बदायूं से ही बताते हैं, जहां विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मां के पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। थाना जफीरनगर क्षेत्र के गांव बाजतपुर का ये मामला है, जहां पर 22 साल की विवाहिता की मौत के बाद से ही परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उसका शव कमरे में चारपाई पर फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मां के पक्ष का आरोप है कि विनीता के ससुरालजन ने अंगूठी और चेन की मांग को लेकर उसके साथ वो आए दिन मारपीट करते थे और इस एवज में उसकी हत्या की गई है। तो वहीं कन्नौज में संगठन के पेज कसने निकले निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने छिबरामऊ के मनिकापुर में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के निर्देश दिए। अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी दी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित कराने को भी कहा। मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनकार भी कर दिया। जिला संयोजक बबलू बाथम के साथ बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत हुई। तो वहीं रामपुर बिलासपुर में कृषि प्रमुख सचिव रविंदर कुमार लखनऊ से बिलासपुर पहुंचे। कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख के आवास पर कृषि बीज प्लांट के मालिकों से मीटिंग हुई। इसके अलावा प्रगतिशील किसान हरदीप सिंह गिल के फार्म हाउस पर कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख और कृषि प्रमुख सचिव रविंद्र कुमार ड्रैगन फूड की खेती देखने के लिए ड्रैगन को देखा। जो बिलासपुर में बहुत सारे किसान बेहतर खेती करने का काम कर रहे हैं, चाहे अमरूद की खेती हो, चाहे ड्रैगन की खेती हो, चाहे आम की खेती हो, चाहे केले की खेती हो। ये सारी योजनाओं को देखने के लिए कल वो यहाँ पर रात को आए थे। तो आज सुबह से हम लोग निकले और ये पहले उन्होंने अमरूद के बाद देखे, फिर आम का देखा, फिर ड्रैगन का देखा, फिर पॉपुलर से देखे और बहुत कुछ देखा। इसके बाद अब ये जो है कि जो मशीन बेलर है वो किस तरह से गांठ बांध रही है और उसको धरातल पे देखने आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे सहूलतें दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मशीनरी दी जाए, क्योंकि मेरा बिलासपुर बड़ा एडवांस बिलासपुर है। और उसके बाद जो इसके आसपास का क्षेत्र है, बिलासपुर का क्षेत्र जो है, इसमें जो कृषि संबंधी कार्य है इसको देख रहे हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, बेटर उसके हिसाब से हम नीतियाँ बना सकें। तो अभी आज सुबह से एक अमरूद का बाग देखा है, उसके अलावा एक आज ये ड्रैगन फ्रूट और एवोकाडो लगाया हुआ है हरदीप जी ने, इसको देखा। अच्छा काम कर रहे हैं, इनको जो मदद की आवश्यकता होगी हम लोग करेंगे। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, जो मार्केटिंग का इसमें वो है, क्योंकि अकेले कर रहे हैं, उस हिसाब से कोई इसका बड़ा मार्केट यहाँ अवेलेबल नहीं है। बट जो भी इसके अंदर मंडी के माध्यम से या मंडी के इतर हम लोग इसकी मदद कर पाएंगे, उसका हम प्रयास करेंगे। तो वहीं गाजियाबाद में त्योहारों के सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। गाजियाबाद के साहिबाबाद मंडी में कई 100 किलो नकली पनीर और खाद्य सुरक्षा विभाग ने पकड़ा है। आधी रात में ये कार्रवाई की गई, जिसके बाद लोग हैरान हो गए। मुखबिर की सटीक जानकारी के आधार पर ही ये कार्रवाई की गई। 100 किलो नकली पनीर जब्त कर लिया गया, जिसके बाद नकली पनीर को जमीन के अंदर गाड़ दिया गया। तो वहीं कन्नौज में किसान के 1 लाख उड़ाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। मध्य प्रदेश के अंतर जनपदीय कड़िया सासी गिरोह ने उड़ाई थी रकम। तीसरी आंख की मदद से एसओजी सर्विलांस टीम को मिली कामयाबी। पकड़े गए टप्पेबाज गिरोह के सदस्य एमपी के कड़िया निवासी अमन सासी, ऋषि सासी और गौतम सासी है। चले बात होगी अब देवभूमि उत्तराखंड की, जहां पर उत्तराखंड के खटीमा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे। 213 फीट तिरंगे को फहराते हुए राष्ट्रीय गान कर वीर जवानों को याद किया। साथ ही सीएम धामी ने 20.89 करोड़ की लागत से खटीमा मेला घाट सड़क पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। हंस फाउंडेशन देहरादून के सहयोग से
प्रदत्त आच और हिंदुस्तान लिंक व ममता संगठन के संयुक्त सौजन्य से एक मोबाइल स्वास्थ्य सेवा वाहन को माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने निजी आवास नगला तराई से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। देश की सीमाएं यहाँ पर शुरू होती हैं, यहाँ से ये सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और राष्ट्रभक्ति देशभक्ति यहाँ पर भरी हुई लोगों के अंदर, और ये हमेशा ये ध्वज हमें हमेशा याद रहता है कि हमारे इस राष्ट्र ध्वज के हमारे अनेक सेनानियों ने बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया है, तभी जाके और हमारी नौजवान हमेशा राष्ट्र देश प्रेरित करता रहे। मैं सभी को समान क्षेत्र वासियों इस राष्ट्रीय ध्वज के लगने के लिए तो वही सितारगंज के एचएस हॉस्पिटल के सामने हुई ट्रैक्टर और डंपर की जबरदस्त टक्कर। आपस में टकराने के कारण ट्रैक्टर मौके पर ही पलट गया। तो वहीं उपस्थित खड़े डंपर के ड्राइवर ने बताया कि यमुनानगर से मशीन लेकर वो नेपाल जा रहा था और उसकी कोई गलती नहीं थी और इसी बीच में हादसा हो गया है। तो वही सितारगंज नवीन मंडी एसएमआई कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरने पर बैठे पूर्व विधायक नारायण पाल सितारगंज नवीन मंडी एसएमआई कार्यालय के बाहर समस्याओं को लेकर किसानों के पूर्व विधायक नारायण पाल बैठे सांकेतिक धरने पर। उन्होंने कहा कि किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर ये सांकेतिक धरना है, अगर जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन धरना भी दे सकते हैं। वायु उपस्थित किसान ने बताया कि 1 कुंटल धान पर 20 किलो धन कट रहा है और जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो वही सितारगंज में अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने उत्पीड़न के खिलाफ राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। उत्तराखंड के सितारगंज में अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में देश में दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बीआर गवई पर द्वेषपूर्ण मानसिकता के तहत संचालित कोर्ट में हमले का प्रयास बेहद निंदनीय है। आईपीएस पूरन कुमार ने जाति उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या की, जिसका तभी अंतिम संस्कार भी बहुत दिनों तक नहीं हो पाया। इसके अलावा रायबरेली में भी 2 अक्टूबर को दिहाड़ी मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। तो वहीं ग्राम मैना झुंझुम के किसान लखा सिंह की खेत में खड़ी गन्ने की फसल जलकर हुई राख। सितारगंज में लगभग दोपहर के समय अचानक किसान के खेत में खड़े गन्ने के फसल में आग लग गई। ग्राम मैना झुंझुम निवासी किसान की फसल में ये आग लगी थी। आग लगने की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। गन्ने की फसल में आग लगने की सूचना ग्रामीणों को मिलते ही ग्रामवासियों ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टरों से जुताई कर लगभग 2 एकड़ गन्ने की फसल को जलने से बचा लिया। किसान का 4.5 एकड़ गन्ना जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है। के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। जिसका खेत है जिसमें आग लगी थी पहले, जिस खेत से गन्ने के खेत में आग गई है, तो वो काश्तकार का कहना है कि इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि ये आग कैसे लगी। कितना गन्ना जला है? ये कम से कम 4 से 4.5 एकड़ गन्ना जल चुका है। मेरा तो यही कहना है कि देखिए, काश्तकार वो इतना बड़ा काश्तकार नहीं है कि चलो वो अपने आप भरपाई कर ले या नुकसान को झेल ले, उसकी किसी तरीके से भरपाई की जाए। तो दीपावली पर्व से पहले हरिद्वार में तमाम सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में भाजपा की ओर से दीपोत्सव और भजन संध्या कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हरिद्वार विधायक मदन कौशिक समेत तमाम नेताओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। हजारों की तादाद में स्थानीय लोग भी भजन संध्या में शामिल हुए। दिवाली के मौके पर आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में कई झांकियां भी प्रस्तुत की गई और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। हरिद्वार के भाजपा नेताओं ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को दीपावली का पर्व उत्सव, उमंग और सुरक्षा के साथ मनाने की अपील की है। इसमें हमारे पार्षद, महिला मोर्चा, हमारे जितने भी विधायक और जितने भी हमारे देवतुल्य जन है, सबने यहाँ पर आकर इस शोभा को बढ़ाया है और ये दिव्य भव्य कार्यक्रम है। यहाँ पर श्री प्रभु राम जी के भजनों का भी हमारी जनता ने बहुत आनंद लिया है और मैं श्री भगवान राम जी से यही कहूंगी कि सबके जीवन में प्रकाश बनाए, उनको अपनी उनके जीवन में खुशहाली लाए और ये हम कार्यक्रम पूरे देश प्रदेश को भी इस दीपावली पर्व की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।
तो हरिद्वार में ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए परिवहन विभाग लोगों को खास ढंग से प्रोत्साहित कर रहा है। परिवहन विभाग हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने वाले लोगों को फूल और चॉकलेट भी दे रहा है ताकि अन्य लोग भी सुरक्षित चलने और ट्रैफिक रूल फॉलो करने के लिए प्रेरित हो। एआरटीओ प्रवर्तन के द्वारा अपनी टीम के साथ तमाम चौक चौराहों पर हेलमेट लगाए दोपहिया वाहन सवारों को फूल और चॉकलेट दी जा रही है। कार सवार सीट बेल्ट लगाने वालों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। हेलमेट ना लगाने वाले चालकों पर प्रवर्तन कार्यवाही करते हुए 100 से अधिक चालान किए हैं, 20 वाहन हमने निरुद्ध किए हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग हेलमेट लगा रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हम फूल और चॉकलेट से उनका स्वागत भी कर रहे हैं। जी, हमारी पूरी कोशिश यही रह रही है कि इस तरीके से हम बाकी लोग जो हेलमेट लगा रहे हैं उनको प्रोत्साहित करें, उनसे कह रहे हैं कि आप और लोगों को भी इस चीज़ के लिए प्रेरित कीजिए। और ना लगाने वालों के प्रति हमारी कठोर प्रवर्तन कार्यवाही आज भी चालू है, आगे भी चालू रहेगी। तो हरिद्वार में नए सीटीओ ललित नारायण मिश्र ने संभाला चार्ज। विकास भवन में चार्ज संभालने के बाद सीटीओ ललित नारायण मिश्र ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जीएम मयूर दीक्षित से मुलाकात की। नए सीटीओ का विकास भवन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वागत किया। सीनियर पीसीएस अधिकारी ललित नारायण मिश्र पहले भी हरिद्वार जिले में अहम पदों पर रह चुके हैं। सीटीओ ने मनरेगा, यूसीसी रजिस्ट्रेशन समेत तमाम विकास योजनाओं को आगे बढ़ाना अपनी प्राथमिकता बताया है। विशेष रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चरल हमारी स्कीम्स चल रही हैं और मनरेगा को फोकस करने का प्लान रहेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतर करने का प्रयास रहेगा और यूसीसी का जो अभी इन्वॉल्वमेंट चल रहा है उसमें प्रगति लाने का प्रयास रहेगा। जो भी एनजीओज़ हैं और जो हमारे सोशल वर्क में हमारे साथ काम करने के लिए इच्छुक हैं उनको भी हम इन्वॉल्व करेंगे और हमारी जो स्कीम्स चल रही हैं, ऑलरेडी रनिंग स्कीम्स हैं, उनको हम प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन हम इनवाइट करते हैं। हरिद्वार जो कि काफ़ी एक विविधता भरा जनपद है और सबसे बड़ी जनसंख्या यहाँ पर है और पुराना जो मेरा अनुभव है वो निश्चित रूप से हमारे इसमें जो विकास के परिदृश्य हैं उसमें काम आएगा। तो हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के द्वारा शहर के नियोजित विकास के लिए तैयार की गई हरिद्वार महायोजना 2041 के लिए आपत्तियां दर्ज कराई जा रही है। भला इंटर कॉलेज में महायोजना के लिए आपत्ति सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एचआरडीए की वीसी सोनिका ने पहले लोगों की आपत्तियां सुनी और इस दौरान शहर भर से आए स्थानीय लोगों ने व्यक्तिगत और संगठन के स्तर पर भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। उपाध्यक्ष सोनिका ने कहा कि कई चरणों में लोगों की आपत्तियां सुनकर जरूरत के मुताबिक महायोजन 2041 को आगे बढ़ाया जाएगा। जिस तरह से हमने आपत्तियों का आज डेट रखी थी और ये प्री डिसाइडेड थी, तो सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। कुछ को जैसे आवासीय से व्यावसायिक हो गई या रोड विड्थ कितनी ली गई, इन सब चीज़ों पे अलग अलग तरीके की सुनवाई यहाँ पे हो रही है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबको सुने, सबका पक्ष सुने और उसी के बाद अब आज तो सिर्फ सुनवाई है, उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। आपत्तियां है ना, ये प्रक्रिया जो होती है ये इसीलिए होती है कि किसी को कोई संशय ना रहे, वो अपनी आपत्ति दें और जो नियमानुसार आगे कार्रवाई हो सकती है वो की जाए। जिस तरीके से आज दिवाली का त्योहार चल रहा है और आज अचानक आपत्ति इन्होंने करी है, आपत्ति की सुनवाई इन्होंने शुरुआत कर दी है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भय की स्थिति थी और उस भय को दूर करने के लिए हमने आयोजन समिति से आज वो मांगा है, समय मांगा है और समय मांगने के बाद हमने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर आप लोग लीगली कर रहे हैं, आधिकारिक रूप से कुछ काम कर रहे हैं, तो हम लोग व्यापार मंडल भी पूरा का पूरा आधिकारिक रूप से काम करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है, टाउन प्लानर की रूलिंग क्या है, इन सब चीजों का अध्ययन करने के बाद ही हम लोग इस पे कोई निर्णय लेंगे। तो लक्सर गन्ना सहकारी समिति की बोर्ड बैठक बुधवार को भारी हंगामे के भेंट चढ़ गई है। बैठक में शुगर मिल के आगामी पेराई सत्र से जुड़ी तैयारियों और संचालन पर चर्चा की जानी थी, लेकिन कुछ निदेशक प्रतिनिधियों की मौजूदगी को लेकर सचिव और निवेशकों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। मामला बढ़ने पर इतना ये गर्मा गया कि अधीक्षकों को बीच में ही इस बैठक को छोड़ना पड़ा और बैठक को तत्काल प्रभाव से निरस्त भी कर दिया गया। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।